जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे। 10 नंबर का हॉस्टल वार्डन में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश को रीजनल लैंग्वेज में भी ले लेंगे तो 10-10, 20 हो जाएंगे। तो 20 नंबर के जो है, अगर आप इंग्लिश को रीजनल लैंग्वेज के रूप में लेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर सिर्फ आपका जनरल इंग्लिश रहेगी तो आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ ईएमआरएस में ही काम नहीं आएगा, जिसमें भी इंग्लिश का है, चाहे लैब अटेंडेंट का हो चाहे अकाउंटेंट का हो, जिसमें भी लैंग्वेज दी गई है इंग्लिश की कंपलसरी पेपर में दिया गया हो, उन सब के लिए ये एग्जामिनेशन के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है अनसीन पैसेज से। इस अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आपको अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले पैसेज शुरू करने से पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो ये कह रहा है, जो कि पैसेज पे बेस है, कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैसल डिस्क्राइब इन द पैसेज। ये कह रहा है कि जो कैसल यानी जो महल है, जो चीज़ इसमें महल दिखाई गई है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पैसेज के बेसिस पे। तो चलिए देख लेते हैं। कैसल के बारे में पूछा गया है, कैसल की विशेषता के बारे में पूछा गया, महल के विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो द एंशियंट कैसल देख लिए, यहाँ पे कैसल आया। कैसल कैसा था? पुराना था। स्टूड टॉल अगेंस्ट दी बैक ड्रॉप्स ऑफ रग माउंटेन्स। ये कह रहा है कि जो कैसल थी, जो महल थी, वो बहुत पुराना था। जो स्टूड मतलब खड़ा था कहाँ? अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ द रग्ड माउंटेन। जो पुराना वाला माउंटेन था, जो पहाड़ था, उसके पीछे से महल का थोड़ा हिस्सा दिख रहा था। मान लीजिए ये जो है माउंटेन है, तो इसके पीछे थोड़ा सा जो है महल का हिस्सा दिख रहा था, महल का हिस्सा दिख रहा था। और महल कैसा था? वो बहुत पुराना था, प्राचीन काल का था। ये इसमें लिखा हुआ। आगे पढ़ते हैं। इट्स स्टोन वॉल्स बोर द मार्क्स ऑफ सेंचुरीज। इसकी जो दीवारें थी, जो खंडहर था, जो महल था, उसकी दीवारें जो है पत्थर की बनी हुई थी, पत्थर की दीवारें थी। ये क्या और विशेषता थी? क्या थी इसके? बोर द मार्क्स ऑफ सेंचुरी, जो शताब्दी पुरानी थी। जो इसकी स्टोन की यानी जो पत्थर की दीवार थी, उससे पता चल रहा था, उस पर दिख रहा था कि उसकी जो निशान थे वो सदियों पुराने थे। एंड ए बी क्रेप्ट अप इट्स साइड एंड inside the torches flickered, casting airy shadows in the dimly lit corridors। ये कह रहा है कि अंदर जो है टॉर्चेज मतलब जो मसाल होती है, मसाल आप लोगों ने देखा होता, मसाल जलती थी। अब पुराना महल जैसा था, खंडहर जैसा, भूतिया मंगला जैसा था, तो मसाल जो थी वो जल रही थी, फ्लिकर्ड इस तरह से कर रही थी कि तो हल्की हल्की जो है शैडो आ रही थी, हल्की हल्की रोशनी थी। ऐसा लगता था भाई कॉरिडोर जो था डिमली लाइटेड, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट उसी मसाल से आ रहा था। ये सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब पता चल रहा था कि हिस्ट्री का, इतिहास के बारे में पता चल रहा था। मिस्ट्री मतलब रहस्य के बारे में। एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर से, महल से पूरा जो मतलब ये निकल रहा है। हम पैसेज जब पढ़ते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा, अगर हमारी इंग्लिश ठीक है तो ठीक है, हम पूरा मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन हमने अगर मोटा मोटा मतलब भी अपने पैसेज का निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। ये इसका पूरा जो कहानी है इस पैसेज का, सारा कि एक बहुत पुराना जो है महल था, जो किसी पहाड़ या पत्थर के पीछे जो है दिखाई दे रहा था। उसकी वॉल्स जो थी वो पत्थर की बनी हुई थी, जिस पे जो है सदियों पुराने मार्क उस पे लगे हुए थे। उसके अंदर जो टार्चेज या मसाल जल रही थी, फ्लिकर्ड कर रही थी, उससे जो है हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, परछाई आ रही थी। परछाई से थोड़ा सा जो है कॉरिडोर था, उससे जो है हल्की हल्की रोशनी उससे दिख रही थी। ये सेंस ऑफ हिस्ट्री, जिससे पता चल रहा था वहाँ के उस काल के इतिहास का, उस महल के इतिहास का। मिस्ट्री मतलब रहस्य, जो है पता चल रहा था कि हर कोने में एक रहस्य है। तो ये एक मोटा मोटा इस कहानी का, इस पैसेज की पूरी कहानी होगी। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व, हमें इसको 1 मिनट में करना। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को उसको इलाबोरेट करके पढ़ें और समझें। सो हम सीधे आगे अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैसल। जो महल थी उसकी मेन विशेषता क्या थी, जो इस पैसेज में डिस्क्राइब कर गई है। चलिए हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं। मॉडर्न था? नहीं भाई, एंशियंट था। पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है कि एंशियंट था। एंशियंट कैसल। वेल मेंटेनर है भाई, कोई नहीं जा रहा था, एकदम खंडार पड़ा हुआ था।
स्मॉल था ना, स्मॉल था कि बड़ा था, इसके बारे में कोई चीज़ नहीं पता गई है। अनइम्पोजिंग, इसके बारे में भी कोई बात वहाँ पे ऐसा कोई शब्द आया नहीं है। एंशियंट और मिस्टीरियस था, जी हाँ, पहले वाक्य में दिया गया, पहले सेंटेंस में दिया गया कि एंशियंट कैसल था, और लास्ट में दिया गया कि हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरा हुआ था, तो प्राचीन था और रहस्यमयी था, यही राइट आंसर है। कलरफुल या वाइब्रेंट था, कलरफुल, ये भी रंगीला नहीं था, वाइब्रेंट भी नहीं था, इसके बारे में हमें इस पैसेज में कुछ नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर है कि जो कैसल था, जो महल था, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही था कि वो बहुत ज़्यादा प्राचीन था, एंशियंट था और मिस्टीरियस था, यानी रहस्य से भरा हुआ था। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश के आज के इस प्रैक्टिस सेट का, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी किसकी स्पेलिंग जो है सही है। जरूर एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन इससे आएगा। डिसअपॉइंटमेंट पहला चीज़ दिया हुआ है, दूसरा अचीव है, तीसरा अकेजन है और चौथा रेफ्रिजरेटर है। आप लोग इसको देख के बताइए कि किसकी स्पेलिंग सही है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता क्या हो गया भाई, निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। स्पेलिंग इसमें ये गलत है कि पीपी होती है, डिस APP डबल पी होता है, अपॉइंटमेंट सिंगल पी दिया है, डिसअपॉइंटमेंट, तो ये गलत हो गया, ये सही स्पेलिंग नहीं है क्योंकि डबल पी होना चाहिए। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ प्राप्त कर लिया आपने, अपना गोल प्राप्त कर लिया, प्राप्त करना। इसमें क्या गलत दिया है, अचीव में आई जो है पहले आएगा, ई बाद में आता है, ACHIEVE, अचीव, अचीव से बना है अचीवमेंट, ठीक है। अकेजन दिया है, अकेजन का मतलब होता है अवसर। इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या स्पेलिंग सही है अकेजन की, OCCASION, जी हाँ, राइट आंसर यही है, अकेजन की स्पेलिंग सही दी गई है। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग गलत दी हुई है क्योंकि इसमें डी लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेटर जो हम लोगों का रेफ्रिजरेटर है, जिसमें फ्रिज हम लोग कहते हैं, रेफ्रिजरेटर की सही स्पेलिंग है रेफ्री, डी जो इसमें यहाँ पे दिया है इसको हटा दीजिए, जेरेटर, तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो जो इसमें करेक्ट स्पेलिंग दी गई है वो है अकेजन की, अकेजन का मतलब होता है अवसर। बाकी डिसअपॉइंटमेंट का जो है डबल पी होना चाहिए था, अचीव में आई पहले होनी चाहिए थी, रेफ्रिजरेटर में डी दिया है जो कि गलत है। तो चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये फिर देख लीजिए, एक और पैसा दे दिया है, ये असल में पैसे नहीं है, कॉम्प्रीहेंसन है, ये कॉम्प्रीहेंसन से क्वेश्चन दिया गया है। आपको इसको पूरा पैसेज, मतलब एक तरह का पैसेज ही है, आपको ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले कहा था कि पैसेज पढ़ने से पहले चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि क्या पूछा जाएगा। ये पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द नोटेबल ट्रेट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब इन द पैसेज। इसमें भी ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक ही पूछी जा रही है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक या नायिका, नायक हो गया या नायिका हो गई। तो नायक या नायिका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो इस पैसेज में जो नायक है, इस पैसेज का जो नायक या नायिका है उसके मेन या नोटेबल ट्रेट क्या है, उसकी मेन विशेषता क्या है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट मतलब वही हम लोगों ने कहा कि जो नायक है, ऑफ द नोबेल, नोबेल की जो नायिका है या नायक है, वॉज ए यंग वुमेन, एक जवान, ठीक है, एक जवान जो है औरत है, विथ ए विविध इमेजिनेशन। इसकी जो नायिका है, नोबेल मतलब जो उपन्यास की नायिका है, प्रोटोगनिस्ट मतलब जो है नायिका, नायक या नायिका, यंग वुमेन एक जवान औरत है, एक महिला है, विथ विविध इमेजिनेशन मतलब जो है जीवंत, इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक, कल्पनाएं करती रहती है। नोबेल की जो नायिका है वो एक यंग वुमेन है और उसमें जो है विविध इमेजिनेशन मतलब जीवंत कल्पना करती रहती है। सी ऑफन फाउंड हर सेल्फ लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, वो हमेशा जो है अपने सपनों में खो जाती है। क्रिएटिंग इलेबोरेट सीनेरियोज इन द हर माइंड, और हमेशा अपने दिमाग में विस्तृत जो है स्थितियां बनाती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में खुराफात करती रहती है। डिस्पाइट हर टेंडेंसी टू लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जैसा कि इसके बावजूद, जैसे कि उसकी जो है प्रवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी है, लिव मतलब रहती है, इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी मतलब एक काल्पनिक दुनिया में जीती रहती है। सी वॉज इनक्रेडिबली परसेप्टिव एंड, इसके बावजूद वो काल्पनिक दुनिया में तो जीती रहती है लेकिन इसके बावजूद वो इनक्रेडिबली मतलब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से परसेप्टिव है, मतलब संवेदनशील है। कुड ईजिली एनालाइज द इमोशंस, कुल आसानी से जो है लोगों की जो है इमोशंस यानी भावना को, जो उसके दोज अराउंड हर, जो चीज़ उसके साथ जो भावना है, जो इमोशंस है, उसको काफ़ी आसानी से समझ बूझ लेती है। चलिए हमारा यही था कि नोटेबल ट्रेड क्या है उस नायिका या नायक की जो इस पैसेज में दी गई है।
लैक ऑफ इमेजिनेशन, नहीं भाई, इमेजिनेशन से तो भरी हुई है, दिन भर जो है डे ड्रीम करती रहती है, दिन भर सपनों में खोई रहती है। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसी है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है ये चीज़ तो लिखी ही नहीं है उसमें। परसेप्टिवनेस डिस्पाइट विविड इमेजिनेशन, ये बात सही है भाई उसकी, क्योंकि परसेप्टिव संवेदनशील है ही है, इमेजिनेशन उसके पास है ही है, जीवंत कल्पनाएं तो करती ही रहती है लेकिन उसके बावजूद जो है संवेदनशील नायिका है, महिला है। टेंडेंसी टू अवॉइड एनालाइज द इमोशन, नहीं भाई, इमोशन तो एनालाइज कर ही ले रही थी, उसके बावजूद मतलब खोई रहती थी, उसके बावजूद वो जो है इमोशंस को जो उसके चारों तरफ थी उसको एनालाइज कर लेती थी। तो राइट आंसर यही है कि जो प्रोटैगोनिस्ट या जो नायिका नायक है इस पैसेज की, वो परसेप्टिवनेस डिस्पाइट विविड इमेजिनेशन, यही राइट आंसर है। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड होता है। जेनरस, जेनरस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, जेनरस का मतलब होता है उदार, जो व्यक्ति उदार हो, लिबरल हो, उसी को कहते हैं जेनरस। जेनरस का स्टिंजी का क्या मतलब हो जाएगा, इन स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस जो हो जाए। उदार है भाई मतलब पैसा खर्च कर रहा है बढ़िया से, कंजूस का मतलब यार कुछ नहीं कर रहा है। फ्रूगल का मतलब है मितव्ययी है, मितव्ययी है, मितव्ययी, मितव्ययी है। थ्रिफ्टी का मतलब क्या है भाई, थ्रिफ्टी का मतलब भी इसी तरह से है, किफ़ायती है, किफ़ायती है। चैरिटेबल है मतलब दान देने वाला है। तो जो जेनरस है उसका अपोजिट वर्ड है स्टिंजी, कंजूस। अनजेनरस भी होता है, जेनरस का अपोजिट अनजेनरस भी होगा लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो राइट आंसर है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, उसमें उदार है भाई, खर्च कर रहा है, इसमें कंजूस है। मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्च करने वाला, किफ़ायती मतलब भी वही होता है, चैरिटेबल दान देने वाला। तो राइट आंसर आपका हो गया स्टिंजी। स्टिंजी जो है जेनरस का जो है एंटोनिम या अपोजिट वर्ड है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम। देखिए एंटोनिम से पूछा था, इस बार सिनोनिम से पूछ लिया। बोरोसियस का क्या मतलब होता है, बोरोसियस का सिनोनिम यानी समान अर्थ वाले शब्द बताइए। यहाँ दिया है इनडिफरेंट, डिफरेंट का इनडिफरेंट हो सकता है। बोरोसियस हंगरी, अपेथेटिक या फिर थ्रिस्टी, ये चीज़ पूछी गई है। तो बोरोसियस का मतलब होता है बहुत भूखा। बायोलॉजी पढ़े होंगे तो एक शब्द आता है बोरोसियस फीडर, बोरोसियस फीडर। बोरोसियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, हंगरी टाइप का। तो इसका राइट आंसर होगा हंगरी। बोरोसियस का जो सिनोनिम्स है वो होता है हंगरी। इनडिफरेंट का मतलब, डिफरेंट का मतलब अलग है, इनडिफरेंट का मतलब जो समान हो। अपेथेटिक और थ्रिस्टी जो होता है इनका मतलब भी होता है, थ्रिस्टी मतलब प्यासा होता है। अपेथेटिक का क्या मतलब होता है, अपेथेटिक का मतलब आप लोग कमेंट करिएगा, हमें तो याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। जो राइट आंसर सिनोनिम्स का है वो है हंगरी। हंगरी का मतलब बोरोसियस का जो राइट वो चीज़ है, बोरोसियस का सिनोनिम है हंगरी। हंगरी दो या बोरोसियस दोनों का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भूखा हो, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डज इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। ये पूछ रहा है इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिट द नेल ऑन द हेड, अपना नाखून अपने एक खोपड़ी पे मारिए, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इडियम्स में जो चीज़ लिखी होती है वो तो उसका मतलब होता नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब होता है कोई काम सटीक ढंग से करना, सटीक, सटीकता से सही तरीके से कोई काम करना। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो है खोपड़ी पे जो है अपना नाखून मारिए। इसका मतलब होता है कि जो भी काम आपको मिल रहा है उसको सटीक तरीके से करिए, सही तरीके से करिए। पहला चीज़ दिया टू मिस द टारगेट, टारगेट को मिस करना नहीं भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। टू से समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे कोई चीज़ बात कहना, ये भी गलत है। टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली, किसी को जो है बिना वजह से जो है क्रिटिसाइज करना, उसकी जो है क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना। ये डी ऑप्शन दिया गया है कि टू डिस्क्राइब समथिंग अक्यूरेटली और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। इसमें वही कहा रहा है कि कोई भी चीज़ जो है बहुत सही तरीके से जो है डिस्क्राइब करना, या कोई काम जो है बहुत सही राइटली एग्जैक्टली राइट तरीके से करना। राइट आंसर यही है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना, हिट द नेल ऑन द हेड, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, जब क्वेश्चन आप सब सटीकता से कर ले जाएंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए करेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन पे पूछ लिया गया है। सी, पहला ऑप्शन ये है, सी हैज़ ए एप्पल। ए एप्पल नहीं होता है, एन एप्पल होगा, इसलिए ये राइट आंसर नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, बी ऑप्शन, ही इज़ ईटिंग एन बनाना। एन बनाना नहीं होगा, ए बनाना होगा।
एक केला खा रही है। फिर सी ऑप्शन देख लीजिए, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, एन ऑनर, एन ऑनर। फिर डी ऑप्शन ये कह रहा है कि दे बॉट ये यूनिकॉर्न, ए यूनिकॉर्न नहीं होगा, एन यूनिकॉर्न होगा। बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, एन यूनिकॉर्न। ये ए एन का जो है यूज पूछ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्टिकल्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स वही तीन हैं, दा है, ए है और एन है। ए और एन का मतलब एक ही होता है। ए का प्रयोग जो होता है जब किसी शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से होती है, कंसोनेंट से होती है, तब हम उसके सामने ए लगाते हैं। और जब किसी ओवेल के साथ, ओवेल से किसी शब्द की शुरुआत होती है, तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ओवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए, आई, ई, ओ, यू। ये इस शब्द से कोई भी चीज़ शुरू होगी, जैसे एन एप्पल, ए से शुरुआत हो रही है तो ये एन एप्पल हो जाएगा। इसी प्रकार बनाना जो है, बी जो है कंसोनेंट है तो ये बनाना हो जाएगा। इट्स एन ऑनर, यहाँ पे यच तो कंसोनेंट है, ऑनर में देखिए, ऑनर में जो है यच तो कंसोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा, प्रोनाउंसिएशन हॉनर से तो हो नहीं रहा, हा से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि लिखा तो होनर है लेकिन उच्चारण इसका ऑनर होता है। ऑनर, 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 आ रहा है। और आ क्या होती है, स्वर होती है, स्वर होती है यानी व्यंजन होती है, स्वर होता है यानी वोवेल होता है, तो इसका उच्चारण आ से हो रहा है, इसलिए एन ऑनर लिखा जाता है। यूनिकॉर्न में यू है ही है जो कि वोवेल है तो एन आ गया। तो राइट आंसर ये है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, वही है कि इट्स एन ऑनर टू मीट यू, ये एक सम्मान की बात है आपसे मिलना। चलिए आज का क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे पूछ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है वो वर्तमान हो गया। परफेक्ट मतलब चुका चुकी वाली चीज़ हो जाए, चुका है चुकी है, ये सब चीज़ें आ जाए, चुका है चुकी है। टेंस का मतलब होता है काल। सी बिल बेक कुकीज लेटर, बिल आ गया मतलब जो है फ्यूचर टेंस में है। दे प्लेड, प्लेड आ गया मतलब ये पास्ट टेंस में है, ये भी नहीं है। फुटबॉल स्टरडे, ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज बुक, ही हैज़ ऑलरेडी, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लिख रहा है कि वह हैज़ मतलब कर चुका है, ऑलरेडी मतलब पहले से, फिनिश्ड मतलब ख़त्म, हिज बुक अपने बुक को, अपने किताब को पहले से ही पढ़ के ख़त्म कर चुका है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि बी हैड, हैड आ गया मतलब पास्ट टेंस। हैज का, हैज का पास्ट टेंस होता है हैड। पिकनिक, हैड पिकनिक लास्ट समर, हम पिछले समर में जो है पिकनिक पे गए थे। तो राइट आंसर यही है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में पूछा गया है। एक होता है वर्ब और दूसरा होता है एडवर्ब। वर्ब के आगे पीछे कुछ भी लगा दो, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। और वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कि जिससे किसी का काम की होना या करना पाया जाए। वर्ब हो सकता है मेन वर्ब हो सकता है, वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब हो सकता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मेन वर्ब मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना खाना कूदना, ये सब मेन वर्ब हो गया। और इज एम, आज, इज एम, आर, वाज, बेयर, बिल, सेल, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, एक सेंटेंस दिया गया है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली इन दी चोर, ये कह रहे हैं कि जो है वह सिंग्स मतलब गाती है, ब्यूटीफुली मतलब बहुत खूबसूरती से, इन द चोर। तो सिंग यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वंग क्या कर रही है, सी तो सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स मतलब ये हो गई वर्ब, गा रही है मतलब गाती है, गा रही है नहीं मतलब गाती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सी सिंग्स मतलब वह गाती है। तो गाती है यहाँ पे हो गया वर्ब। कैसे गाती है, ब्यूटीफुली, बहुत बहुत खूबसूरत गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो ये हो गया बहुत खूबसूरत हो गई, गाती है। तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है,
ब्यूटीफुली ना, ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब हो गई। एडवर्ब जो है हमेशा वर्ब की विशेषता बता रही है। वो गाती तो है लेकिन बहुत अच्छा गाती है, तो अच्छा गाती है तो अच्छा जो है यहाँ पे एडवर्ब हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं भाई? वर्ब, फिर यहाँ पे वर्ब आ गया। किसी के काम पे करना या होने की क्रिया पाई जाती है, चीज़ पाई जाए तो उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट तुरंत लगा हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए सेंटेंस में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाए तो समझ जाइए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जिस पे उसका प्रभाव तुरंत पड़ रहा हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब के तुरंत बाद तो समझ जाइए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है आपको तो समझ जाइए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, सी सब्जेक्ट है, स्लीप्स मतलब सोती है, स्लीप वर्ब है, पीसफुली एडवर्ब है। कैसे सोती है? शांति से सोती है। सी स्लीप पीसफुली, वो शांति से सोती है, चुपचाप सोती है। तो सी हो गया सब्जेक्ट, स्लीप हो गया वर्ब, और पीसफुली सोती है ये हो गया एडवर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये विशेषता बता रही है स्लीप की। कैसे सो रही है? शांति से सो रही है। बी ऑप्शन, द डॉग कुत्ता, बाक्स कुत्ता जो है, बाक्स मतलब भौंकता है, लाउडली तेजी से। अब द डॉग हो गया, ये द हो गया आर्टिकल, ये आर्टिकल हो गया, डॉग हो गया सब्जेक्ट, बाक्स मतलब भौंकता है, ये हो गया आपका वर्ब, लाउडली मतलब एडवर्ब हो गया, तेजी से भौंकता है। यहाँ पे देख लीजिए सी ऑप्शन, ही हो गया सब्जेक्ट, राइट्स मतलब लिखता है, राइट्स मतलब लिखता है, ये हो गया वर्ब। क्या लिखता है? पोयम, कविता लिखता है, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट। पोयम लिखता है ना भाई, क्या लिखता है? पोयम लिखता है। पोयम की विशेषता ये नहीं बता रहा है, मतलब राइट्स पोयम, ये एडवर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। पोयम जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या लिखता है? ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है? पोएम लिखता है। अगर आपको क्या क्यों कैसे करने पे अगर कोई आंसर मिल जा रहा है सेंटेंस में तो समझ जाइए कि वो ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है? क्या लिखता है? आपका आंसर हो गया पोएम लिखता है। तो पोएम तो है ऑब्जेक्ट है। और हमने कहा कि जब वर्ब के तुरंत बाद जो है उसका ऑब्जेक्ट आ जाए तो समझ जाइए कि जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो राइट आंसर हमारा सी है, लेकिन हम डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दे रन, वे दौड़े, इन द पार्क, वे पार्क में दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ने दो, हमें क्या करना है? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है विशेषता। ये तो इन द पार्क का मतलब हो गया, ये तो स्थान बता रहा ना भाई, लोकेशन बता रहा। ऑब्जेक्ट तो ये भी नहीं है। रन मतलब दौड़ता है, दौड़ना। दे मतलब वो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पोयम सिर्फ एक जगह आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो है पोयम। ही राइट्स अ पोयम। तो राइट जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे।